में मैं हूं दीपक यादव। कोरोना संकट की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक ओर कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी सेक्टर के हालात और बिगड़ सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में कुछ डेवलपर्स और चैनल पार्टनर्स बढ़िया सेल के दावे कर रहे हैं। रियल्टी सेक्टर के हालात और ना बिगड़े, इन बातों के प्रयास जारी हैं। हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार जल्द ही होम बायर्स और रियल्टी सेक्टर से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए गाइडलाइन जारी करेगी। इस संबंध में केंद्र सरकार तमाम राज्यों के संपर्क में है और कैसे प्रॉपर्टी सेक्टर की बेहतरी के लिए काम किया जाए, इस पर बात कर रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नसीहत दी है कि डेवलपर्स अनसोल्ड इन्वेंट्री पर फोकस करें। साथ ही लिक्विडिटी की समस्या से निपटने के लिए डेवलपर्स अपनी फाइनेंस कंपनियां शुरू करें ताकि बैंकों पर निर्भरता कम हो। यानी एक ओर जहां दिक्कतों का दौर है, तो वहीं दूसरी ओर उनसे निपटने के प्रयास जारी हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? लॉकडाउन में भी अच्छी सेल के दावे में कितना दम है? सरकार के प्रयास क्या हैं और उनसे कितनी राहत की उम्मीद की जाए? और क्या एक होम बायर्स के लिए रियल एस्टेट में वाकई अवसर हैं या दूरी बनाए रखना होगा फायदेमंद? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हुए हैं नरेटको के नेशनल प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी साहब। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हमारा जो सबसे पहला सवाल होगा वो इस बात पर होगा कि हाउसिंग मिनिस्टर ने रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने के लिए जिस गाइडलाइन का जिक्र किया है, वो गाइडलाइन बेसिकली क्या है? उसमें किन बातों पर फोकस होगा? डेवलपर्स को और होम बायर्स को किस तरह की राहतें इसमें देखने को मिल सकती हैं? दीपक जी, हरदीपुरी साहब के जो राय थी वो मेन रेरा के ऊपर शुरुआत की थी, क्योंकि रेरा का जो कंट्रोल है आज रियल एस्टेट पर, वो कैसे पैन आउट हो जाएगी, क्योंकि सब प्रोजेक्ट्स आज खड़े हुए हैं और कहां भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए स्पेशली जो रेड जोन्स के अंदर है उसको हम कैसे पहुंच पाए, तो इनके बारे में चर्चा जो हुई है, उन्होंने बताया है कि कुछ राहत देंगे। लगभग ये जो सिफारिश हुई थी रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा, वो थी कि लगभग 6 महीने एक्स्ट्रा समय बिल्डरों को दे कि उनका जो समय होता है कंप्लीट और डिलीवरी करने के लिए, उनको 6 महीने की राहत दे। वो पहली बात रही। और सेकंड जो मेन बात रही वो रही है लिक्विडिटी की क्राइसिस। और लिक्विडिटी की क्राइसिस उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि वो सिफारिश करेंगे आरबीआई में, सरकार में, वित्त मंत्री से कि ये रियल एस्टेट को कैसे राहत मिले। तो इस बातों पर चर्चा हो गई है और मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी कुछ इसका मार्ग निकलेगा। सर, ये तो सप्लाई साइड की बात हो गई, लेकिन डिमांड साइड क्या, किस तरह की राहत दी जा सकती है? सरकार किस तरह के ऐलान कर सकती है? क्योंकि जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक सप्लाई साइड पे फोकस करने से क्या आपको लगता है कि चीजें बैलेंस्ड होंगी और जो जिस रियल एस्टेट को बेहतर करने की हम बात कर रहे हैं वो चीजें हो पाएंगी? ये जवाब दीपक जी थोड़ा लंबा सा रहेगा जी। इसमें 3 बातें हैं। बात नंबर 1 कि ओवरऑल जीडीपी कैसे वापस ले लाए, और ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि जो स्लो डाउन हुआ है वो फिर शुरुआत होने में काफी समय लग रहा है और पूरी जो चक्कर है टोटल इकोनॉमीज के जो जुड़े हुए हैं उसका कुछ समय लग सकता है। तो कैसे ये चक्कर स्टार्ट हो जाए और इस पूरे रफ्तार पर आ जाए और कितने समय में ये आ जाए, इसका ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जवाब एक ही होता है कि हमें ये देखना है कि इसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से कैसे देखें और जल्दी से जल्दी इसको लाइन पर लेके आए। यहां 3 सुझाव हैं। सुझाव नंबर 1 कि जीएसटी में राहत दे। हमने नरेटको के द्वारा कहा है कि रियल एस्टेट का लगभग 50% राहत देनी चाहिए जीएसटी के ऊपर 6 महीने के लिए, और हमने एसोचैम के द्वारा ये सुझाव दिया है कि 50% राहत जीएसटी में देने चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड, माने हर एक आइटम पर, होटल्स में, गाड़ियों के ऊपर, कोई भी हर एक क्षेत्र में 50% कट जीएसटी का देना चाहिए, क्योंकि ये किक स्टार्ट होगा। दूसरी बात ये है, महत्व की है, लिक्विडिटी। आज की तारीख में पूरे देश में हर एक सेक्टर लिक्विडिटी क्राइसिस में चल रही है जी। बैंकों के पास बहुत से पैसे पड़े, 7 लाख करोड़ रुपए बैंकों की इंडस्ट्री में नहीं डाले, कॉमर्स में नहीं डाला,
रियल एस्टेट में नहीं डाले, ऑटोमोबाइल में नहीं दिया, लेकिन वो रिजर्व बैंक को वापस डिपॉजिट कर दिए। तो ये तो बहुत गलत है, क्योंकि ये पैसे रिजर्व बैंक में नहीं रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी जो क्रिएट किया है वो वापस आरबीआई में रखने के लिए नहीं है। ये तो इंडस्ट्री और बिजनेस और लोगों को देने के लिए, घर खरीदने के लिए है। तो हम समझते हैं कि इसका कोई मार्ग निकालने की आवश्यकता है, और हमने ये सुझाव दिया है कि एक क्रेडिट गारंटी स्कीम सरकार निकाले, जहां जो एडिशनल फंडिंग इस 3, 4, 6 महीने के अंदर जो बैंक करते हैं, तो उनके ऊपर कुछ 30-40% कुछ क्रेडिट गारंटी दे दें। तो ये जो एडिशनल लेंडिंग होगी उसका फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सिक्योरिटी देगी। इसमें 2 फायदे हैं। एक कि आज की तारीख में कुछ पैसे सरकार को नहीं देना है, और ये अच्छा रोल आउट हो जाए तो ये कोई नेगेटिव भी नहीं हो सकता, मार्केट सुधर जाएगा। तो एक तो जीएसटी, दूसरी लिक्विडिटी क्राइसिस, और बैंकों के कैसे पैसे ये राहत करे। मैं समझता हूं कि ये दोनों जो बातें हमने कही, तीनों बातें जो कही, उसके हिसाब से मार्केट हम सुधार सकते हैं, और ओवरऑल इकोनॉमी जो 1% या 0% तक चली गई, वो वापस हम 3-4% तक ले आ सकते हैं। ठीक बात है। इस बीच आप लोग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुखातिब हुए। आप लोगों ने जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि डेवलपर्स को पूरा फोकस इस वक्त अनसोल्ड इन्वेंट्री पर रखना चाहिए, अच्छे प्रीमियम की बजाय सेल पर ध्यान दें। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तेजी से अनसोल्ड इन्वेंट्री का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में वाकई पहला फोकस तो अनसोल्ड इन्वेंट्री को निकालने पर ही होना चाहिए? गडकरी साहब सिर्फ मंत्री नहीं है, वो व्यापारी भी है, इनोवेटर भी है, और ये पूरे पैसे के बारे में और बिजनेस में काफी समझदारी रखते हैं जी। तो उनके सुझाव तो सही है कि लोगों को ये जहां भी लोग अटके हुए हैं, अनसोल्ड इन्वेंट्री ज्यादा है, उनको कैसे भी बेचना चाहिए, कम दाम ज्यादा दाम, लेकिन जो डेट है उनको पेमेंट कर देनी चाहिए, और ये हकीकत में सही सुझाव दिया है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरा है। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, बहुत डेंजरस सेक्शन है, 43CA है, कि आप जो दाम में बेचते हैं उससे 10% से कम भाव में बेचे तो इनकम टैक्स आपको पेनल्टी लगाते हैं। पेनल्टी 35% पेनल्टी बायर को और सेलर को, इसलिए दाम हम 10% से ज्यादा कम नहीं कर सकते। लेकिन उनका सुझाव सही है, और बिल्डर को यह सोचना है कि कम भाव में भी फ्लैट्स बेच देने चाहिए, जहां भी उनका ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री है उनको बेच देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी बात है, लोग बैंकों की लोन लिए हैं, कर्ज लिया है, और उनको भी रीपेमेंट करना है, तो वो कितना भाव कम कर दें, क्योंकि वो नुकसान हो जाए तो वो बैंकों के भी पैसे नहीं लुटा सकते जी। तो ये एक डबल एजेड सॉर्ड है, और हर एक डेवलपर को ये देखना है कि वो कितना भाव कम कर सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं। लेकिन उनका सुझाव सही है, और आज उन्होंने ये भी कहा कि हम एसएमईज में एक स्पेशल स्कीम बना रहे हैं, जहां हम क्रेडिट गारंटी एसएमई के लेंडिंग में करें। तो हम समझते हैं ये भी लागू रियल एस्टेट को करना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज और नितिन गडकरी साहब ने कही कि डेवलपर्स को अपनी फाइनेंस कंपनियां शुरू करनी चाहिए, ताकि ग्राहकों को सस्ते लोन मिले, बैंकों पर निर्भरता कम हो। क्या ये डेवलपर्स और ग्राहक दोनों के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है आपकी नजर में? जरूर, अच्छी बात कही। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज के पास बजाज फाइनेंस है, और अलग अलग कंपनीज अपने ऑटोमोबाइल जो कंपनीज हैं उनके फाइनेंस कंपनीज हैं, तो मेरे अंदाज से रियल एस्टेट को भी हो। लेकिन आज की तारीख में आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है रियल एस्टेट डेवलपर्स को कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वो खोलें। तो मेरे अंदाज से गडकरी साहब की आइडिया अच्छी है। हम नरेटको के द्वारा जरूर सरकार को शेष करेंगे कि हमारे रेगुलर बैंक्स पैसे नहीं दे रहे हैं, तो सेपरेटली हम हाउसिंग फाइनेंस या फाइनेंस कंपनीज खोलें, जहां हम फाइनेंस हमारे जो ग्राहक हैं, जो हमारे डेवलपर्स हैं, उनको फाइनेंस दे, और कम ब्याज में हम फाइनेंस दे, वो भी हम सुझाव दे सकते हैं। तो ये अच्छा, बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम उनकी सिफारिश लेके सरकार और आरबीआई के पास लेके जाएंगे कि हम भी सेपरेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज करें।
सर मेरा अंतिम सवाल कि 20 अप्रैल के बाद कंस्ट्रक्शन की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन एक बड़े स्तर पर साइटों पर अभी भी निर्माण शुरू होने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल, लेबर और तमाम स्टाफ को नियमित होने में और वक्त लगता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन को नॉर्मल होते हुए आप कब तक उम्मीद करते हैं, कब तक ये नॉर्मल हो जाएगा? बस ये रेड येलो ग्रीन की बात है। रेड सेक्टर तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से राहत मिलेगी, लेकिन रेड बहुत लंबे चौड़े जगह पर लगाए हैं, जैसे मुंबई जैसे है, थाना में है, वो रेड सेक्टर बनाया है। मेरे अंदाज से उसको माइक्रो बनाना चाहिए कि पूरे मुंबई या सबर्ब्स को रेड नहीं करना है। जो भी सेक्टर्स और जो लोकेशंस रेड में आने चाहिए, जिसको कंप्लीट लॉकडाउन करना है, उतना ही रोकना चाहिए। बाकी एरियाज में शुरुआत करनी चाहिए। नारायण मूर्ति साहब ने सही कहा कि आपने जान के बाद अभी जहान का भी सोचना चाहिए और काम भी शुरुआत जल्दी करना है, नहीं तो हमारी देश को जो डिप्रेशन में चले जाएगी वो बहुत ही तकलीफ दे सकती है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ग्रीन जोन और येलो जोन्स में तो शुरुआत करते ही हैं, लेकिन रेड जोन्स में भी माइक्रो रेड जोन बना के जहां भी पोर्शन है वहां में शुरुआत करनी है। और बात रही माइग्रेंट वर्कर्स की, आप उनको काम नहीं देंगे तो वो वापस जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे? तो मेरे अंदाज से जितना जल्दी से जल्दी ये वर्कर्स को आप काम पर लगा देंगे तो अच्छी बात रहेगी, और ये माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये काम जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी चाहिए, तो ये माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम और हल पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, माइग्रेशन का भी हल पूरा हो जाएगा और वापस जान है तो जहान है, जान के साथ साथ जहान की भी परवाह हमें करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो यहाँ लेते एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे कि रियल एस्टेट में भले ही एक तरह से मंदी दिख रही हो, लेकिन कुछ रिपोर्ट हैं जहां पर बिक्री का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और कहीं कहीं तो एक दिन में 300 करोड़ से ज्यादा के मकान बिके हैं। तो ये सेल किस तरह की है, क्या ये कोई बबल तो नहीं है, इन पर बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद।